आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 9। ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि ये लंबा इतना चैप्टर क्यों है, इतना ये भाग आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आगे आगे अभी और बढ़ता जा रहा है। तो देखिए ये चैप्टर लंबा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये चैप्टर है ये बहुत लंबा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको विस्तार एकदम अच्छा से देखिए। सारे चैप्टर तो हम विस्तार से पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सब इसको टॉपिक इसमें से कई को क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग पिछला वाला में पढ़े थे अभिलेख, पिछला वाला में क्या पढ़े थे? अभिलेख, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये पढ़ लिए थे। तब देखिए अभिलेख में क्या, शिलालेख, शिलालेख का मतलब तो बताए थे, देखो पत्थर पर इतना बड़ा पत्थर पर ऐसे लिख दीजिएगा, बड़ा नहीं और भी बड़ा हो सकता है, पत्थर पर चौड़ा पत्थर पर ऐसे लिख दीजिएगा, उसको शिलालेख बोलते हैं। ये स्तंभ यानी कि खंभा पर लिख दीजिएगा तो स्तंभलेख हो गया। गुहालेख यानी कि गुफा में लिख दीजिएगा, कोई बात गुफा में लिख दीजिए दिया जाता था तो उसको ये गुहालेख कहते थे। अब शिलालेख जो अशोक का सबसे प्रसिद्ध जो बात है, इसकी जो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख ही है। ये जो लेख लिखवाया था ये अभी तक वो बात है और उसके बारे में यही लेखों से बहुत ज्यादा पता चल जाता है कि वो कैसा था, क्या था, धर्म के प्रचार, ये सब इससे भी पता चल जाता है। तो ये बात करते हैं शिलालेख के बारे में। तो उसको कुल 14 बृहद शिलालेख मिले। कितने? 14 को बृहद शिलालेख मिले थे। बृहद शिलालेख 14 को मिले थे। 14 को कुल कितने बृहद शिलालेख कितने मिले थे? 14 को बृहद शिलालेख किसको मिले थे? बृहद यानी कि बड़ा शिलालेख कुल 14 को मिला है। और ये इसके बाद ये स्तंभलेख, स्तंभलेख में 2 प्रकार का स्तंभ मिले। एगो जो बड़ा है बृहद स्तंभ मिला है, बृहद स्तंभ मिला है। स्तंभलेख एक लघु स्तंभलेख मिला है, लघु स्तंभ मिला हुआ है। 2 तरह का स्तंभ मिला हुआ है। तो ये जो स्तंभ है ये 7 को मिला हुआ है, बड़ा वाला 7 को मिला हुआ है। उसके बाद लघु अलग रखा गया है। ये लघु जो स्तंभ है इसको अलग रखा गया बृहद से। ये देखिए लघु स्तंभ होता था ना कि एक लाइन में से लिख दिया जाता था, वही लघु स्तंभ हो गया। वही लघु स्तंभ को अलग इसीलिए रखा गया था। अब स्तंभ का मतलब समझिए, ये बोला जाता है ना कि अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, सांची का अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये जो दोनों स्तंभ है ये लघु में आते हैं क्योंकि इस पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिएगा लंबा सा बना हुआ रहता है, वही अशोक स्तंभ रहता है। सांची वाला और सारनाथ वाला आप लोग तो शायद देखे ही होंगे। तो देखिए यही रहता है ये अशोक स्तंभ। आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा उसका इमेज, स्तंभ का इमेज दिखाई भी दे रहा होगा। तो यही स्तंभ बृहद कुल मिले 7 को और लघु के तो कोई गिनती नहीं, उसको अलग रख दिया गया है। और गुहालेख तो पता ही है। ये जो अभिलेख लिखवाए जाते थे भारत के क्षेत्र में, जो भारत के क्षेत्र में, देखिए भारत के जो क्षेत्र में लिखवाए जाते थे, भारत वाला क्षेत्र में, भारत वाले क्षेत्र में जो भी लिखवाया जाता था वो ये इधर जो मिला हुआ है ब्राह्मणी लिपि में मिला हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में मिला हुआ है। और जो पाकिस्तान में मिला है ये खरोष्टी में मिला हुआ है। पाकिस्तान में जो मिला है खरोष्टी में, एक कंधार में मिला हुआ है, यानी कि कंधार अफगानिस्तान में मिला हुआ है। वो 2 भाषाओं में है, वो द्विभाषी है। यहाँ वाला जो मिला हुआ है ना कंधार वाला, अगर पूछ दीजिएगा द्विभाषी कहाँ मिला हुआ है तो ये कंधार में मिला हुआ है, द्विभाषी यानी दोनों भाषाओं में। एक ही अभिलेख पर 2 भाषा लिखा हुआ था। अब ये अलग अलग भाषा में क्यों लिखवाता था जी? राजा जब एक था तो एक ही भाषा में लिखवाना चाहिए था ना। देखिए क्या होता था, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म में क्या था? एकदम शांति, जो लोग जैसा चाहे वैसा काम होगा। जो लोग ब्राह्मणी लिपि समझते थे ब्राह्मणी लिपि लिखा जाता था, जहाँ खरोष्टी समझते थे खरोष्टी, और जहाँ 2 भाषा समझते थे वहां दोनों भाषाओं में लिखा जाता था। यानी कि जैसा जिस क्षेत्र में जैसी भाषाएं होती थी वैसी लिखी जाती थी। एक और बात समझिए, जहां पर अगर अशोक से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएगा, वहां पर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मैप भी बनाए। ये जो मैप, ये जो मानचित्र है, ये आंसर में मानचित्र भी आप लोग बनाए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन आज या कल में आप लोगों का क्वेश्चन उसमें भेजना शुरू किया जाएगा। तो आप लोग जब लिखिएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर हो सके मैप जरूर बनाइएगा। अगर अशोक के बारे में बना है, अशोक के क्वेश्चन आ रहा है अशोक के बारे में, तो उसके या चंद्रगुप्त मौर्य का उनके क्षेत्र विस्तार दिखाने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि उनको मैप बनाने ही नहीं आता है। भारत का मैप तो कुछ नहीं करना है, ऐसे खींच देना है, भीख की तरह ऐसे पहले खींच देना है। ऐसे खींचने के बाद ऐसे 2 को टेढ़ा हल्का सा करके ऊपर से हल्का सा ऐसे करके बस 2 बार खींचना, खत्म। ऐसे ही तो बनता है ये। अभी मत सोचिए पहले बार में ये इतना अच्छा बना, इतना अच्छा कहिए, अच्छा नहीं है, पहले बार में ऐसे बना दिए। तो आप लोगों को धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा तो बनाने आ जाएगा अच्छी तरह से। कुछ कई बार बनाने पर ये आ जाता है, प्रयास कीजिएगा तो ये आ जाएगा बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं
ये देखिए, ये लघु स्तंभ जो है, लघु स्तंभ में मेन रूप से लिखा रहता था, स्तंभ में राजकीय घोषणाएं लिखा रहता था, राजकीय घोषणाएं लिखा रहता था। उसके बाद ये गुहा लेख में क्या लिखा रहता है पता है? गुफा में क्या लिखा जाएगा? गुहा लेख। इसने गुफा भी बनवाया था, पता है ना? इसने, अशोक ने कई बहुत सारी गुफाएं भी बनवाया था। तो गुहा लेख में मेन रूप से धार्मिक बातें लिखी जाती थी, धार्मिक बातें। धार्मिक का मतलब ये होता है कि जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे सही जीवन जिया जाए, यही होती है धार्मिक बातें। तो इसमें धार्मिक बातें भी लिखी जाती थी। उसके बाद ये जो शिलालेख 14 को बृहद शिलालेख मिले हैं, 14 में क्या क्या है देखिए, पहला वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बात बता देते हैं, और बाकी जो है वो 14 के बारे में एक लिख कर पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मन है तो ज्वाइन कर सकते, नहीं तो फिर ठीक ही है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये 14 के बारे में, अब 14 के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 14 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2-3 के बारे में बता देते हैं, और उसके बाद उसका लिस्ट बनाकर उसमें क्या क्या था 14 में वो हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम। पहला में था, पहला जो शिलालेख मिला था उसमें क्या था? पहला वाला में था कि जो पशु बलि दिया जाता है, यानी कि पशु बलि नहीं देना है, हिंसा नहीं करना है। पहला वाला में क्या था? हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं, यानी कि पशु बलि नहीं, पशु बलि को नहीं करना है, पशु बलि को नहीं करना है। फिर दूसरा वाला में था, दूसरा में था क्योंकि आपको पता है ये जो बौद्ध धर्म है वो हिंसा को समर्थन नहीं करता है। बौद्ध धर्म जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं करता है, वो हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसीलिए इसमें लिखा गया था कि हिंसा नहीं। और दूसरा में चिकित्सा के बारे में लिखा गया था, चिकित्सा के बारे में। अब देखिए, यही एक पहला राजा था जो लोगों को तो पहले चिकित्सा होता था, लेकिन ये जानवरों को भी चिकित्सा करवाने के लिए और औषधि ये सब डॉक्टर का इंतजाम किसने करवाया था? यही अशोक ही था। लिखना ये नाम का यहाँ पर लिख देते हैं, अशोक। सम्राट अशोक ही था जो पहली बार जानवरों को भी इलाज करने के लिए डॉक्टरों का इंतजाम करवाया। वो कौन था? यही था। और दूसरों को भी मदद करता था, दूसरों को ऐसे फ्री में ही मदद करता था। दूसरा शिलालेख में क्या लिखवाया था कि जो आसपास के लोग हैं उनका भी हम मदद करेंगे। क्या लिखवाया था? लिखवा कर चारों ये लिखवाया था ये शिलालेख में कि जो भी आसपास के हमारे चारों तरफ के जो भी राज्य हैं और उनको हम मदद करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। जो डॉक्टर्स मतलब ये चिकित्सक जो होंगे उनको भी भेजकर औषधि भी भेजेंगे हम, ये सब कुछ हम उनका मदद करेंगे। मतलब इंसानों के साथ साथ तो जानवरों का भी मदद करेगा, मतलब जानवरों को भी, कोई अगर जानवर बीमार हो या कुछ भी हो तो उनका भी डॉक्टर ये क्या करेगा? भेजेगा। अब 14वां एक अभिलेख देख लेते हैं। 14वां अभिलेख में ये था, उसमें वर्णन था कि सभी लोगों को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि कोई धर्म के प्रति एकदम पूरे किसी धर्म का मतलब होता है कर्म, आपका काम क्या करते हैं, वो जीवन जीने का एक इंसानियत होता है ना, वही धर्म होता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि अलग अलग तरह के धर्म, ये धर्म तो नाम के लिए धर्म है। धर्म का एक्चुअल मतलब होता है इंसानियत। इंसानियत कितना है वही धार्मिक है। जिसमें इंसानियत है वो धार्मिक है, जिसमें इंसानियत नहीं वो धार्मिक नहीं है। मतलब इंसान दूसरे के प्रति देखकर दया की भावना आपको आती है नहीं आती है, क्या है, वही धार्मिक है, वही धर्म होता है। तो चलिए देखते हैं ये 14वां में कि सभी को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। धार्मिक यानी दूसरों के प्रति ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशु बलि नहीं करनी चाहिए, दूसरों का गलत नहीं सोचना चाहिए, यही धर्म है। धार्मिक जीवन जीने के लिए धार्मिक जीवन जीना चाहिए। धार्मिक जीवन जीने के लिए ये बात किसने कहा था? 14वां, अपना जो 14वां शिलालेख था, ये 14 का लिस्ट बनाकर हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये समझ में आ गया है आप लोगों को। आप बढ़ते हैं लघु स्तंभ, तो पता ही राजकीय घोषणा करवाया तो लघु बृहद, ये लघु वाला में ये सांची वाला आ जाएगा और ये एक और सारनाथ वाला भी आ जाएगा। ये दोनों है और भी बहुत सारे हैं, तो यही दो मेन है जो लघु स्तंभ में आते हैं। ये अब बात कर लेते हैं अशोक के धम्म के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म, अशोक का क्या था? धम्म। अब धम्म का मतलब क्या होता था कि जो अशोक अपने जनता के लिए, अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान
उत्थान, यानी कि जीवन में अपना आगे बढ़ सके उसके लिए, नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को बनाया था उसे ही शिलालेख में धम्म कहा जाता था। धम्म शब्द का प्रयोग किया जाता था, धम्म कहा जाता था। यानी कि धम्म बार बार प्रयोग, शिलालेख में बार बार धम्म शब्द आ रहा था, धम्म बार बार शब्द आ रहा था। तो इसका मतलब यही था कि नैतिक उत्थान के लिए एक नियम बनाया था। नैतिक उत्थान मतलब जीवन में वो भी ऊपर उठ सके, इसके लिए नियम बनाया था, उसी को धम्म कहा जाता था। अब धम्म का स्वरूप भी लिखने के लिए आ जाता है कि धम्म का स्वरूप क्या था। धम्म यात्रा भी शुरू किया था। धम्म यात्रा का मतलब जानते हैं ना, जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान थे ना, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ये सारनाथ, बोध गया, ये सारे जगहों पर घुमा था। ये जहां जहां जाता था ना, जिस रास्ते से जाता था ना, रास्ता के किनारे रहने के लिए, ठहरने के लिए लोगों का व्यवस्था हो जाता था, बनवा देता था कि लोग यहाँ पर ठहरे, पानी पीने के लिए फलदार वृक्ष लगवा देता था। उसी रोड से फलदार क्या करता था, वृक्ष भी लगवा देता था जहां जहां ये जाता था। तो ये इतना काम, बहुत सारा काम किया था इसमें। ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये महान तब बना, जब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये अच्छा काम करने लगा। तो ये क्या बन गया महान इसलिए नहीं बना कि इसका क्षेत्र इतना विस्तार था, महान इसलिए बना कि इसने ऐसा ऐसा कार्य किया कि ये महान बन गया। यानी कि जो धनी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो महान होंगे। महान होने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, जनता की भलाई देखनी पड़ती है, वही महान बन पाता है। तो धम्म का स्वरूप क्या था, धम्म होता कैसे था, मतलब वो नियम कैसे होते थे। तो धम्म का स्वरूप, धम्म का स्वरूप, अब धम्म का स्वरूप क्या था, उसमें जन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। जो ये अभिलेख लिखवाया गया था ना, इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था, ये जन भाषाओं का प्रयोग किया गया। ये धम्म अभिलेख में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, अभिलेख में लिखा हुआ ये शब्द होता है। तो ये जन भाषाओं का प्रयोग किया गया था, जन भाषाओं का प्रयोग किया गया था, अब देखिए ये बहुत लोगों के धम्म और अभिलेख में समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये हो गया अभिलेख, ठीक है, अभिलेख हो गया। अब इसमें बातें लिखी जा रही थी तो उसमें धम्म शब्द का बार बार प्रयोग आ रहा था, तो उसका धम्म शब्द का प्रयोग आ रहा था, धम्म के बारे में बार बार इसमें लिखा जा रहा था, धम्म के बारे में। तो वही धम्म होता है। नैतिक उत्थान के लिए जो भी नियम बनाया था ना, तो वो धम्म होता है। धम्म को लिखा कैसे इसमें जा रहा था, इसमें कैसे लिखा गया था, जन भाषाओं में। धम्म को कैसे लिखा गया था, जन भाषा, यानी लोग जहाँ के लोग जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में लिखा गया था, जिस लिपि में समझते हैं वही। लिपि का मतलब लिखने का तरीका, हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, यानी बाएं से ये दाएं लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं ना। और लिपि कैसी है, ये वर्णात्मक लिपि है। कैसी लिपि है ये, वर्णात्मक, यानी कि वर्णों के पर आधारित। वर्ण और अ नहीं आएगा तो क्या पता चलेगा, कुछ पता चलेगा, कुछ पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता चलेगा। जो क तो ककारा पता नहीं, यानी कि वर्ण आपको पता नहीं है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी कि वर्णों पर आधारित वर्णात्मक लिपि देवनागरी लिपि है। लेकिन ये ब्राह्मणी लिपि, कौन सी लिपि का प्रयोग करते, उस समय लोग जो भाषा जानते थे वही लिपि का प्रयोग करता था। उसके बाद अगला, धम्म लेख खुदवाया, यही लेख इसी में लिखता था, धम्म लेख खुदवाया। उसके बाद अपने अधिकारियों का धम्म का प्रचार करने के लिए, धम्म का मतलब यही था। अब धम्म को समझाना भी तो पड़ेगा, मान लीजिए लेख लिखवा देने से बात तो नहीं बनेगा ना, ठीक है, कोई पढ़ लिया और समझ में नहीं आएगा। तो धम्म के प्रचार के लिए, इसको प्रचार के लिए अपने अधिकारियों को भेजने लगा। जो भी अधिकारी, अब तो युद्ध लड़ नहीं रहा था तो अधिकारी खाली बैठे हुए था, अच्छा खाली बैठिएगा, खाली तो बैठने नहीं देंगे। तो ये क्या किया, उनको प्रचार के लिए भेजने लगा कि देखिए आप जाइए गांव गांव में जाकर यहाँ समझाइए लोगों को। कोई भी नया नियम आता है तो कुछ लोग होते हैं जो समझाते हैं एक दूसरे को, देखिए ये ऐसा नियम है, ये था। तो यही लोग जाकर धम्म का मतलब लोगों को समझाने लगे, अपने अधिकारियों को भेजने लगा। अधिकारियों को धम्म के, अधिकारियों को प्रचार के लिए भेजने लगा, प्रचार के लिए क्या करने लगा, भेजने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अधिकारियों को प्रचार के लिए भेजने लगा और खुद भी यात्रा करने लगा, खुद भी धार्मिक यात्रा, जो धम्म यात्रा करने लगा। खुद भी धम्म यात्रा करने लगा, धम्म यात्रा करने
लगा। बौद्ध धर्म संबंधित जहां जहां था स्थल, सारे जगह स्थलों पर इसने घूम लिया। और उसके बाद जहां पर जाता था और वहां पर क्या करता था कि ये करों में छूट दे देता था। देखता था कि ऐसा धार्मिक स्थान है तो करों में क्या करता था, छूट, करों में छूट देता था। यानी कि जहां पर ये जाता था ये क्या करता था, करों में छूट देता था। धार्मिक स्थान देखते, धार्मिक स्थान है, चलो करों में छूट दे देते। ये करों में छूट देना शुरू कर दिया और भी वो धार्मिक स्थान बढ़ने लगे। और देखिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक का धम्म और अधम्म का स्वरूप। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको क्या करना है, नोट्स में अच्छा से नोट्स बना लेना है। आप कीजिए एक बार पढ़ लीजिए जो हम बता रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए, दूसरा बार में इसको नोट्स बनाइए। देखिए क्या होता है कि पहली बार में अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी बातें जो आपको पता नहीं होती है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। और बार बार नोट्स लिखिएगा कि पढ़िएगा, हम जो समझा रहे हैं वो पढ़िएगा कि लिखिएगा। तो इसलिए एक बार पहले पढ़ लीजिए आराम से, जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप बैठकर पढ़िए और उसके बाद दूसरी बार में इसको क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।